सुप्रभात बच्चों। हमने पिछली कक्षा में व्याकरण से पाठ 1 पढ़ी थी और आज हम उसी के आगे पाठ 2 पढ़ेंगे। तो पाठ 1 हमारा क्या था? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला, वर्ण विच्छेद। ठीक है। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ण पढ़ने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जब तक हम वर्ण नहीं जानेंगे तो वर्णमाला कैसे जान पाएंगे? तो पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला और वर्ण। ठीक है। चलिए पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। और पढ़ाने से पहले ये बता दूँ, कुछ शब्दों के नीचे मैंने लाइनें खींची है, उनको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि वो शब्द आपके अगर ध्यान से उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको अपने आप में वर्णमाला ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए ध्यान दीजिए आगे। पाठ 2 वर्ण विवेक, वर्णमाला और वर्ण विच्छेद। तो देखिए, आप लोग के सामने 3 चित्र दिया गया है। पहला कार, दूसरा पेड़ और तीसरा शेर का। तो इनके नाम बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है ना? जैसे कार, क धन आ धन र धन अ, कार। उसी प्रकार पेड़ को बोलेंगे प धन ए धन ण धन अ, पेड़। उसी प्रकार वो बोलेंगे श धन ए धन र धन अ, शेर। तो इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं ध्वनि। और इन्हीं ध्वनियों को हम बोलते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क, तो क धन अ, क। तो अब ये क और धन अ हो गया, तो अ को और टुकड़े नहीं कर सकते और क का भी और टुकड़े नहीं कर सकते। तो इन्हीं मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उन्हीं ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। और इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये हमारे अक्षर की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। इसकी परिभाषा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए ऊपर मैंने लिखा है इनके नाम बोलते समय, तो बोलते समय और मुंह और ध्वनि इन तीनों के नीचे अंडरलाइन किया है ना। जैसे कार, पेड़, शेर, इन तीनों को बोलकर मैंने लिखा है ना। तो इन तीनों को तो मैंने टुकड़े किए। जैसे पेड़, प धन क्या है, प धन ए धन ण धन अ, तो क्या हो गया? पेड़। जब सारे शब्दों को मैं मिला रही हूँ, सारे वर्णों को, तो वो एक शब्द बन गया। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन उसके बाद अगर मैंने इसको टुकड़े कर दिए तो उनके ज़्यादा और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैं लिखी अ, तो अ के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इन्हीं अ, ब, क, आ, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो किसी भी भाषा को भली भांति, मतलब बहुत अच्छे से सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हम हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी की वर्णमाला, वर्ण भाषा को जानना बहुत आवश्यक होता है। उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में अ ब स तो नहीं ले सकते, ABC लिखेंगे। हाँ, तो इसी को वर्णमाला या वर्ण कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए वर्णों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए इन्हें एक क्रम में रखा जाता है। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, ऊपर हमने देखा है ना शेर, तो शेर को मैं श र ब ऐसे लिखूंगी तो उनका कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो ये क्या कहा जा रहा है? ध्वनियों को, मतलब इन वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए
अच्छे तरीके से उनका नाम लिखने के लिए वर्णों की सहायता ली जाती है। ठीक है, जैसे शेर लिखना है तो श, धन, अ, तो स्वर और व्यंजन दोनों को लिया जा रहा है। स्वर और व्यंजन के द्वारा ही तो स्वर व्यंजन को तो ही वर्ण कहते हैं, है ना। तो इन्हीं के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित और क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, है ना। ये क्या हो गया? वर्णमाला। आहा हमारा अलग है, विसर्ग है, तो इसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसे अब आगे देखिए, वर्णमाला में अ से औ अभी बताया मैंने आप लोगों को। उसके नीचे फिर व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क से कहाँ तक रहता है? म तक रहता है व्यंजन। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। तो ये य, च, ण, न, म, ये अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत, ये 3 व्यंजन है, अंग, य, ण, ये अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, है ना। और क से म तक व्यंजन, तो ये क्या हो गया? व्यंजन और स्वर। तो स्वर और व्यंजनों को ही वर्ण कहा जाता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। स्वर को लिखने और पढ़ने के लिए किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं ली जाती। वो वर्णों के बगैर भी लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, परंतु वर्णों को बोलने और लिखने दोनों के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। बिना स्वर के सहायता के वर्ण को लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। और यदि हम वर्ण को व्यंजन को बिना स्वर के लिखते हैं तो वो आधा कहला जाता है और उसके नीचे एक तिरछी लाइन रहती है जिससे कहा जाता है हलंत। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को कि व्यंजन को लिखने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है और बिना स्वर के सहायता के बिना व्यंजन को नहीं लिखा जा सकता। और जब लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ठीक है, एक लाइन लगाई जाती है। देखिए अब इसके ऊपर अंतस्थ व्यंजन, मतलब जो य, र, ल, व, ये हो गया आपका। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब क्या होता है? गर्मी। अंतस्थ मतलब अंदर से आवाज आना, कंठ के तरफ से। ठीक है, य, र, ल, व, तो हमारे गले से तेज आवाज, हमारे जब बोलते हैं तो ये हमारा क्या करता है? वो आवाज मोटा हो जाता है, तेज हो जाती है। ऊष्म मतलब गरम, जैसे श, श, स, ह, तो हमारे मुंह से हवा निकलती है। कैसी हवा निकलती है? गर्म हवा। तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हो गया आयोग वा। आयोग वा, अनुस्वार है, अह विसर्ग है और अम की मात्रा चंद्रमा बिंदु अनुनासिक। इसको आगे हम पढ़ेंगे तीनों को। अभी ये छोटा स्वरूप देख लीजिए। आयोगवा में अम की मात्रा ऊपर बिंदी, खाली बिंदी लगती है, वो अनुस्वार कहलाता है। अहा जो पीछे लगता है शब्द के, वो क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। और ऊपर चंद्रमा बिंदु अनुनासिक कहलाती है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 व्यंजनों का आपस में जोड़कर एक व्यंजन बनाना। जैसे छ, छ कैसे बनता है? क और श से, तो छ बनता है। त्र, त्र कैसे बनता है? त और र से, त्र। ज्ञ कैसे बनता है? ग और किससे बनता है? और ञ से, ज्ञ बनता है। ठीक है, उसके बाद श्र, श और र से श्र। तो 2 व्यंजनों को स्वर के साथ मिलाने से बन गया ना, ये क्या बन गया? संयुक्त व्यंजन। 2 चीजों को आपस में मिलाया जा रहा है तो ये संयुक्त हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अतिरिक्त व्यंजन, जैसे मैंने बताया ना, अंग, ण, तो ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेजी में आगत ध्वनि होती। आगत ध्वनि मतलब आई हुई ध्वनि, अर्थात जो बाहर से आई हुई। जैसे मॉल लिखते हैं, मॉल, ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है लेकिन बिना बिंदु के, तो वो क्या कहलाता है? आगत ध्वनि। ऊपर खाली चंद्रमा बना दिया जाता है, बिंदु नहीं लगाया जाता, तो आगत ध्वनि हो जाती है। यदि उसमें बिंदु लग जाएगा तो वो अनुनासिक कहला जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर,
तो डॉट लगा के डा में आ की मात्रा लगाए ऊपर लिखते हैं ना, चंद्रमा बनाते तो वो हो गया औ, तो वो अधन ओ बराबर ओ होता है, तो वो हमारा आगत ध्वनि कहलाएगी। ठीक है। अब उसी प्रकार अरबी, फारसी, उर्दू से आगत ध्वनि ज, फ, ये उर्दुओं में ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे जहाज है ना, फना। तो हमारे ज फ बोलते समय हमारे मुंह से तेज हवा निकलती है और ये जो होठ है वो आपस में नहीं जुड़ते, ये हमारी कहला जाती है आगत ध्वनि ही कहला जाती है, मगर ये उर्दू भाषा में प्रयोग होते हैं। अब देखेंगे वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर देखेंगे। स्वर के बारे में मैंने पहले भी बताई है आपको कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर को हम बिना व्यंजन की सहायता के लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। इनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती। मतलब जैसे हम बोलते अ, आ, ई, उ, ए, ओ, तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का रुकना नहीं पड़ रहा है, फटाफट फटाफट बोल ले रहे हैं। लेकिन और ये क्या होते हैं? अलग से मतलब ये व्यंजन से अलग होते हैं। व्यंजन के साथ जुड़ने पर व्यंजन उसमें पूर्ण होता है। ठीक है। मानक हिंदी में इनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये 11 होते हैं। गिनकर भी देख लीजिएगा सामने। ठीक है। तो इनकी संख्या, स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की मात्राएं। अब देखेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और व्यंजनों के साथ भी। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब इनका स्वरूप बदल जाता है। मतलब ये मात्रा के रूप में हो जाते हैं। पहले वर्ण के रूप में लिखते हैं अगर खाली स्वर बस लिखते हैं तो, और यदि इसको व्यंजन के साथ लिख रहे हैं तो इसको ये वर्ण के रूप में ना होकर किस रूप में होते हैं? मात्रा के रूप में होते हैं। स्वरों के रूप बदलते हुए मात्रा कहते हैं। ठीक है। अभी मैं बता दी। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार लगती है। जैसे अ, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे नल, कर, पढ़, है ना। आगे देखिए रे, यहाँ पर चित्र में दिया गया है ना, नल, कर, पढ़। तो इसमें अ है लेकिन मात्रा नहीं है, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। उसके बाद आ की मात्रा, ताला, पहाड़, तो त धन आ, ल धन आ, ताला। छोटी कक्षा में बच्चों को आ की मात्रा सिखाई जाती है ना, वैसी ही। उस प्रकार ई की मात्रा, छोटी ई, सिर, तिल, गिर, तो ये छोटी की मात्रा लग गई। बड़ी की मात्रा वो किस साइड आएगी? आपकी सीधी हाथ तरफ। और छोटी की मात्रा कहाँ आएगी? उल्टी की हाथ तरफ। तो दोनों मात्रा में अंतर है। उसी प्रकार छोटा ऊ कैसे मुड़ता है? ऊपर उठाता है उसका पूंछ, है ना, और बड़ा ऊ नीचे की ओर जाता है। तो ये दोनों में फर्क होता है। उसी प्रकार ऋषि की मात्रा, ऋषि की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। और ए की मात्रा में एक रेखा रहती है और ए की मात्रा में 2 लाइन रहती है। तो पहली लाइन छोटी और दूसरी लाइन बड़ी होती है। ओ की मात्रा में एक डंडी रहता है और ऊपर एक मात्रा रहती है। ठीक है। उसी प्रकार अ की मात्रा में 2 डंडी ऊपर, एक डंडी नीचे। तो ये आपकी अ से अ की मात्राएं, इसे विशेष ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग लिखते समय इसी में आप लोग से गलती हो जाती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब इसी के आगे और देखते हैं। पुस्तक में दिया है यह भी जानिए। क्या है? देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में रहता है। मैंने बताया ना, क, ख, ग, तो सब में अ है, कहीं मात्रा है क्या? नहीं है। उसके बाद व्यंजन को अरहित दिखाने के लिए वर्णों के नीचे हलंत लगाया जाता है। मैंने सबसे पहले बताया था आपको, वो आधा कहला जाते हैं, आधे व्यंजन कहला जाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार री का उच्चारण री के की तरह होता है, छोटी ई की मात्रा लगेगी। और नीचे भी पाई की, उसको भी पढ़ेंगे अभी। र का प्रयोग उसके नीचे भी लगता है। ठीक। उसके बाद मात्राएं वर्ण को चारों तरफ लगाई जाती है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, और बीच में जैसे काम, किला, कुल, केला। तो काम में राइट साइड है, किला में पहले छोटी ई की मात्रा कहाँ है? लेफ्ट साइड है, आपके बाएं हाथ की तरफ।
ऊ की मात्रा नीचे है, ए की मात्रा ऊपर है, तो मात्राएं कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे लगाई जा सकती है। उसके बाद है र व्यंजन में ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों की मात्राएं लगती हैं। देखिए यहाँ पर जब छोटा ऊ लिया गया है तो उसमें कोई लाइन नहीं है, सीधा वो र से जुड़ा हुआ है, और बड़ा ऊ लिया गया है उसमें एक लाइन लगी हुई है, उसके बाद नीचे मुड़ी है, फिर पीछे पूछ जैसी है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। जैसे रूप में बड़ा ऊ लगता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका अंग्रेजी में आगत ध्वनि आ की मात्रा का प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का होता है। यह मात्रा ऊपर अर्धचंद्र रूप में रहता है, ठीक है। जैसे कॉफ़ी, बॉल, डॉक्टर, ये सारी यह मात्रा नहीं है, ये आगत ध्वनि है, बाहर से आई हुई ध्वनि, ठीक है ना। उसके बाद और भी है, यदि किसी शब्द का आरंभ स्वर से हो तो उसे मात्रा नहीं बल्कि स्वर के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार यदि व्यंजन के आगे दो या अधिक स्वर लगाया जाए तो पहले स्वर को मात्रा तथा दूसरे स्वर के रूप में ही लिखते हैं। जैसे जाइए, तो जाइए, तो ई को हम मात्रा के रूप में नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, व्यंजन लिखा है, फिर स्वर लिखा है, फिर स्वर लिखा है। तो दो बार स्वर लिखेंगे तो एक स्वर वर्ण के रूप में होगा, एक स्वर आपकी मात्रा के रूप में होगा। ठीक, अब आगे देखिए स्वर के भेद। ठीक है, तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर होता है सबसे पहले, ये देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हमें क्या लगता है, सबसे कम समय, छोटा अस्फुट जैसे लगता है, कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर। जैसे अ, इ, उ, रि, तो इनको बोलने में मुझे मुश्किल से 2-3 सेकंड लग जाएंगे या आधा मिनट, जैसे किसी को रुक के बोलना है तो, लेकिन बहुत कम समय लगता है। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसी के आगे फिर से हम देखेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, दुगना समय, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब लंबा, है ना, ऊपर खींचने की ओर। ठीक है, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जैसे कौवा, तो समय लगा ना, मेला लगा ना समय, काम, तो जहाँ पर मैं अ बोलूँगी वहाँ पर आ बोलूँगी, तो दोनों में लगा ना समय, तो ये हमारा दीर्घ कहला गया। उसके बाद प्लुप्त स्वर। कुछ अवसरों पर कुछ स्वरों में दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है। ये क्या है? ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेता है बोलने में, जैसे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इनकी पहचान हमेशा हिंदी में अब एस जैसे बनाते हैं ना, अ, वो, ओम, ओम को प्लुप्त स्वर के रूप में कहते हैं। ऐसा प्रयोग संस्कृत में देखने को आता है। जैसे पहले ही मैंने कहा, एक एस जैसे बनाते हैं संस्कृत में, वो अ कहलाता है ना। कहीं कहीं पर एस के स्थान पर 3 भी पाया जाता है, 3 के रूप में कहते हैं ना, ओम। तो ये प्लुप्त स्वर है। ये ह्रस्व स्वर से कम और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्वरों के रूप हो गए। आज हमने पढ़ा वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन को वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन को ही वर्ण कहते हैं, और जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, तो जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो हमारे स्वर, अक्षर, स्वर नहीं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ये सब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा हमने पढ़ा वर्णमाला। तो वर्णमाला कितनी होती है? स्वर और व्यंजन हमारी वर्णमाला है। तो स्वर अ से अ होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 11। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन। तो व्यंजन में कहाँ से पढ़े? क से म तक, जिसमें अंग, य, ये जो है अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आयोग वा पढ़े। आयोग वा मतलब अम की मात्रा अनुस्वार, ह की मात्रा 2 बिंदु विसर्ग, और अम चंद्रमा बिंदु अनुनासिक। इसका हम आगे व्यंजन जब पढ़ेंगे तो अनुनासिक और ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम
और भी देखेंगे इसके बारे में। चलिए अब देखते हैं। ये आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजन के रूप।